अर्केश मीना सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट थर्ड में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में अरस्तु के क्रांति के कारण संबंधी विचार हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि सभी संविधानों में जो क्रांतियों के कारण हैं वो सामान्य कारण क्या है। तो सामान्य कारणों के बारे में हमने पढ़ा और आज हम जो है सभी संविधानों में जो क्रांति के विशिष्ट कारण है वो विशिष्ट कारण क्या है। तो अरस्तु ने सभी संविधानों में क्रांतियों के जो विशिष्ट कारण बताए हैं वो विशिष्ट कारण ये है कि जब कभी किसी शासक वर्ग के व्यक्ति को ये महसूस हो कि उससे उसके योग्यता के अनुरूप उसको लाभ और सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है और उसकी तुलना में जो अयोग्य व्यक्ति है उसको वो लाभ और सम्मान प्राप्त हो रहा है, तो वो शासक वर्ग से मतलब एक ईर्ष्या की भावना रखने लग जाता है और वो उसको प्राप्त करने के लिए अपने पद को अपनी योग्यता के अनुसार प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए शासक वर्ग के खिलाफ क्रांति करने की बात सोचता है। कई बार शासक इतना घमंडी होता है कि वो अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति में लग जाता है, किसी की नहीं सुनता है, तो जनता ऐसे शासक के खिलाफ जो है क्रांति करती है। क्रांति से बचने के लिए छोटे छोटे परिवर्तनों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अरस्तु ने ये भी एक क्रांति का कारण माना है कि जब हम छोटे छोटे परिवर्तनों की उपेक्षा करते चले जाते हैं तो वो छोटे छोटे परिवर्तन जो है आगे चलकर बड़ी क्रांति को जन्म देते हैं। इसलिए छोटे छोटे परिवर्तनों की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि कहीं कोई राज्य में कोई हलचल है, कोई परिवर्तन है, कोई छोटी बात है, तो उसको जो है गंभीरता से लेना चाहिए। यदि राजा जो है या अधिकारी है वो अपनी शक्ति का अविवेकपूर्ण प्रयोग करता है तो जनता जो है उससे नाराज़ हो जाती है। तो शक्ति का अविवेकपूर्ण प्रयोग करना भी जो है एक क्रांति का कारण होता है। पारिवारिक स्वार्थ भी क्रांति के कारण होते हैं। कई बार पारिवारिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए भी क्रांति का सहारा लिया जाता है। जैसे कोई उत्तराधिकार संबंधी विवाद हो और तो क्रांति के माध्यम से वो सत्ता दिलाने का प्रयास किया जाता है। मध्यम वर्ग का अभाव, मध्यम वर्ग के अभाव को भी अरस्तु ने क्रांति का कारण माना है और अरस्तु ने ये कहा है कि राज्य में जो मध्यम वर्ग होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मध्यम वर्ग के ऊपर निम्न वर्ग के लोग और उच्च वर्ग के लोग दोनों ही जो है विश्वास करते हैं। लेकिन जब मध्यम वर्ग का अभाव हो जाता है तो राज्य में सिर्फ दो ही वर्ग के लोग बचते हैं, एक तो निम्न वर्ग के और दूसरे उच्च वर्ग के, एक धनी वर्ग के और दूसरे निर्धन वर्ग के। दिन के हितों में आपस में बहुत ज़्यादा अंतर होता है और वो आपस में एक दूसरे से घृणा की भावना रखते हैं। तो
फलस्वरूप जो है राज्य में क्रांति होने की संभावना रहती है। अरस्तु ने ये कहा है कि नस्लीय अनेकता क्रांतियों की जन्मस्थली होती है। इसलिए राज्य में जो विभिन्न प्रजाति होती है उनके बीच में परस्पर द्वेष की भावना पाई जाती है, ईर्ष्या की भावना पाई जाती है, प्रतिद्वंदिता की भावना पाई जाती है, और इस भावना के कारण राज्य में आपसी विवाद होते हैं जो कि क्रांतियों को जन्म देते हैं। उसके बाद उन्होंने जैसे ही कहा है कि विदेशियों को आने की आपने खुली छूट दे रखी है। यदि किसी राज्य में बहुत ज़्यादा संख्या में विदेशी आ गए, वहाँ बसने लग गए, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो उस राज्य में क्रांति होने की संभावना होती है, क्योंकि उस जो बाहर के जो लोग होते हैं उनकी उस राज्य के प्रति निष्ठा नहीं होती। इसलिए उनकी राजभक्ति भी विश्वसनीय नहीं होती, इसलिए वो धीरे धीरे एकत्रित होकर और जो उस राज्य के खिलाफ जो है क्रांति करने की बात सोचते हैं। नागरिकों को उच्च पद देने में जैसे कोई हमने असावधानी बरती हो तो नागरिकों को उच्च पद देने में बहुत ही सावधानी बरती जानी चाहिए। राजा के जो या प्रमुख व्यक्ति के जो विश्वसनीय लोग हैं उनको ही अच्छे पदों पर बिठाया जाना चाहिए, उनको ही अच्छे पदों पर नियुक्ति दी जानी चाहिए। यदि आपने इस तरह के व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया जो आपके प्रति निष्ठा की भावना नहीं रखते, जिनकी राजभक्ति में संदेह है, जो राज के प्रति निष्ठा नहीं रखते, तो वो उस पद पर बैठकर वो सत्ता संभालने के बाद जो है कोई ढंग का कार्य नहीं करेंगे, और वो क्योंकि उनकी निष्ठा उस शासक के प्रति है ही नहीं, तो वो समय मिलने पर जो है उस शासक को बदलने का प्रयास करेंगे। तो वो जो ही उनको टाइम मिलेगा वो जो है क्रांति के माध्यम से उस शासन को पलटने का प्रयास करेंगे। तो नागरिकों को उच्च पद देने में भी जो है कभी कभी असावधानी बरतते हैं, तो उससे राज्य में क्रांति होने की संभावना रहती है। दूसरा उन्होंने कहा है कि भय को भी उन्होंने जो है क्रांति का कारण बताया है कि जब किसी शासन व्यवस्था के स्थापित होने के बाद में कुछ प्रमुख लोगों को ये महसूस होने लगता है कि निकट भविष्य में उनके साथ में अन्याय होने वाला है या उनके साथ में कोई गलत व्यवहार होने वाला है, तो अथवा उनको ये महसूस होता है कि हमारे द्वारा पूर्व में किए गए जो अपराधों की अब हमें सज़ा मिलना निश्चित है, क्योंकि ये हमें अब नहीं बख्शेंगे, तो वो जो है अपनी रक्षा के लिए लोगों को भड़काकर और कैसे करके जो है उस राजा के खिलाफ, उस राज्य के खिलाफ जो क्रांति की करने का या क्रांति का षड्यंत्र रचने का प्रयास करते हैं। तो ये भी जो है एक क्रांति का कारण माना है। घृणा जैसे धनिक तंत्र होता है, तो धनिक तंत्र के शासकों द्वारा निर्धन वर्ग के प्रति यदि दुर्व्यवहार होता है तो निर्धन वर्ग के जो लोग होते हैं वो धनिकों से घृणा करने लग जाते हैं। तो इस तरह से यदि उनके द्वारा शासक के द्वारा यदि जनता के साथ में या दूसरे वर्ग के साथ में गलत व्यवहार किया जाएगा तो वो एक तरह से घृणा की भावना उनमें पैदा हो जाएगी और वो जो है क्रांति को जन्म देंगे या क्रांति का षड्यंत्र करेंगे। तो इस तरह से अरस्तु ने जो है सभी संविधानों में ये क्रांतियों के सामान्य कारण बताए हैं। धन्यवाद।